हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं अपरिमित समरूप आवेशित चालक और अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज का हमारा टॉपिक है कि समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइटल में कि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि किसी ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम बोल सकते हैं किसी पतले आवेशित कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले कि जब कोई चालक गोला होता है तो जो हम उसमें आवेश होता है, जब किसी चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यानी कि जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है तो उसके अंदर उपस्थित आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण होने से जो संपूर्ण आवेश होता है, कि अगर ये दोस्तों ये कोई चालक गोला हो तो इसको जब आवेश दिया जाएगा तो जो संपूर्ण आवेश है कि अंदर के आवेश के प्रतिकर्षण के कारण, चूंकि समान समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसके कारण ये इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। यानी कि किसी जो ठोस चालक गोला है या कोई गोलीय कोश है, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर किसी गोलीय कोश चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम सेम वे में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई ठोस चालक गोला या फिर गोलीय कोश है। चूँकि दोनों सिचुएशन सेम हैं, इसलिए मैं गोलीय कोश के लिए करूं या फिर ठोस गोले के लिए करूं तो सेम प्रोसीजर होता है। तो मैं मान लेता हूं कि कैपिटल आर त्रिज्या का कोई ठोस गोला है जिस पर आवेश Q एक समान वितरित है, एक समान वितरित है। तो इस गोले से परिबद्ध आवेश क्या हो जाएगा कि दोस्तों, जब हमने संतत आवेश वितरण पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो आवेश का वितरण रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण होता है। तो जब चालक गोला होता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। यानी कि इसके लिए हमें पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाता है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाता है Q अपॉन में A, और A हो जाएगा इस गोले का क्षेत्रफल, यानी कि Q इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। अब दोस्तों इस चालक गोले के कारण इसके बाहर या इसके पृष्ठ पर या फिर इसके अंदर कोई बिंदु मैं मान लूं P, तो उस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें 3 केस बन जाते हैं कि जब बिंदु P इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, एक कंडीशन हो सकती है कि जब बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, और एक केस बनता है जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट केस ले लेता हूँ।
यानी कि मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जब बिंदु P बाहर स्थित है, जब बिंदु P बाहर स्थित है, यानी कि दोस्तों मेरे को क्या करना होगा कि स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करनी होगी। यानी कि मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास है कोई बिंदु P और इसकी केंद्र से दूरी हो जाएगी स्मॉल r, और मैं ये स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना कर देता हूँ। इस पर यह बिंदु है P और इस पर मैं एक अल्पांश लेता हूँ ds वेक्टर। ये बिंदु P है और दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र है इसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित होता है और दोनों की दिशा मैंने दिखाई है विद्युत क्षेत्र की और क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर की एक ही दिशा में दिखाई है। तो दोस्तों ये ले लिया मैंने एक अल्पांश ds। तो हम जानते हैं कि जो किसी अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये होता है फाई बराबर इंटीग्रल E वेक्टर इंटू ds वेक्टर इक्वल टू q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो E वेक्टर और ds वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर E वेक्टर समांतर है ds वेक्टर के तो इनके बीच में जो एंगल होगा थीटा का मान क्या होगा 0 डिग्री, यानी कि फाई इक्वल टू हो जाएगा EDS cos थीटा इक्वल टू q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। और जब cos थीटा का मान 0 होगा तो ये हो जाएगा E इंटू ds q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं लिख सकता हूँ cos थीटा का मान 0 तो यहाँ हो जाता है 1, यानी कि EDS q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ E वेक्टर इंटू ds इक्वल टू q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट। दोस्तों मैंने ये क्यों लिखा है, E को मैंने बाहर ले लिया है और ds वेक्टर का मैंने लिखा है समाकलन, क्योंकि जो प्रत्येक बिंदु है उस पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या है, एक समान है। इसलिए यानी कि E क्या है, नियत है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ E इंटीग्रल ds। तो ds क्या हो जाएगा, ds दोस्तों हो जाएगा मेरे पास, आपको कन्फ्यूज़न रह सकता है कि ये जो गोला है उसका क्षेत्रफल होगा या फिर इसका होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए जो ds वेक्टर होगा जो मैंने गाउसीय पृष्ठ की रचना की है उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये गोला है जो गाउसीय पृष्ठ में मैंने स्मॉल r त्रिज्या का गोला लिया है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन में इप्सिलॉन नॉट, चूँकि ds इक्वल टू गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास E बराबर q अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। यानी कि ये दोस्तों आ जाता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E बराबर kq अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि जो गोलीय कोश है उसके बाहर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके समान होती है। और अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ E वेक्टर इक्वल टू
Q अपॉन में 4 पाई इप्सिलन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो दोस्तों ये हो जाती है गोलीय कोश के स्थित बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये देख सकते हैं आप यहाँ से कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इज समानुपाती 1/r² के। दोस्तों इसी तरह हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। तो नेक्स्ट केस देखते हैं दोस्तों। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर है, तो गोले के पृष्ठ पर होगा तो जो इस गोले की जो त्रिज्या है या गोले कोश की जो त्रिज्या है वो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या के बराबर होगी। यानी कि इसी पे हम गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, कि मैं R इक्वल टू R यानी कि इस गोले की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ की रचना करता हूं और इस पर है कोई बिंदु P जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ एक अल्पांश ले लेता हूँ ds और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सेम होती है। तो दोस्तों इसमें हम कैलकुलेशन करने के बजाय चूँकि हम देख रहे हैं कि R इक्वल टू R है, तो जो हमारे पास E बाहर यानी कि E आउट जो P बिंदु था बाहर था, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र आया था हमारे पास वो आया था 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q अपॉन में R², ये आया था दोस्तों। तो इसमें R इक्वल टू R वाली कंडीशन लगा दूंगा तो मेरे पास इसके पृष्ठ पर मान आ जाएगा। यानी कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि गोले के पृष्ठ पर होगा तो R इक्वल टू हो जाएगा R। यानी कि दोस्तों मेरे को डेरिवेशन अब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इस में मान रख लूँगा। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलन नॉट इंटू Q अपॉन में R इक्वल टू R, तो ये हो जाएगा R²। और ये हो जाएगा E सरफेस। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस प्रकार प्रदर्शित होती है कि जो संपूर्ण आवेश है वो गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो दोस्तों ये आ जाती है ई सरफेस के लिए। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं जब बिंदु P गोले के अंदर हो तो केस क्या होगा। तो थर्ड केस ले लेते हैं इसमें, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। दोस्तों कंफ्यूजन मत होइएगा कि मैं कहीं गोलीय कोश लिखूं या गोले के अंदर लिखूं, क्योंकि इन दोनों के लिए सेम सिचुएशन होती है कि कोई ठोस चालक गोले के लिए निकालूं या फिर समरूप आवेशित गोले के कारण निकालूं या किसी गोलीय कोश के अंदर निकालूं, तो सेम ही तरीका होता है, सेम ही चीज़ें हम करते हैं। तो दोस्तों इस बार क्या कंडीशन है
कि जो बिंदु P है वो गोले के अंदर स्थित है, यानी कि ये हमारा गोला है पहले से ही और ये r त्रिज्या का, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं और चालक गोला है तो इसलिए ये हमारे प्लस प्लस आवेश किस पे है, पृष्ठ पे है। अब जो हमारा बिंदु P है वो क्या है, इस गोले के अंदर है। तो मैं मान लेता हूँ हमारा जो बिंदु P है कहाँ स्थित है, यहाँ है। तो हम क्या करते हैं कि r त्रिज्या के एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं और यहाँ हमारा होता है अल्पांश ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही हम देखते हैं कि ये जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, तो हम निकाल लेते हैं कि गाउसीय पृष्ठ, और इसमें कंडीशन क्या होगी, गोले के अंदर है तो r इज लेस देन r, यानी कि ये त्रिज्या बड़ी होगी और ये छोटी होगी। तो गाउसीय पृष्ठ है उसके अंदर आवेश क्या होगा, तो जो अल्पांश उससे निर्गत फ्लक्स होगा पाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा। अब चूंकि इसमें मेरे को और कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, यानी कि चालक के अंदर, चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। चूँकि अगर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो यानी कि ये हो जाएगा 0 इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि विद्युत क्षेत्र हो गया मेरे पास 0। तो जो बिंदु P जब गोले के अंदर होगा तो विद्युत क्षेत्र क्या आ जाता है मेरे पास 0, यानी कि मैंने देखा इस सरफेस के लिए जो मेरे पास आया था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और जो ये E आउट था, E सरफेस के लिए आया था, इसके जगह मैंने कर दिया था क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि ये मेरे को मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ था और E इनमें यानी कि गोले के अंदर प्राप्त होता है 0। तो आप ये तीनों केस ध्यान रख सकते हैं। हम इसके लिए ग्राफ भी खींच सकते हैं। यानी कि आवेश चालक गोले या फिर ठोस चोलक गोले के कारण जो दूरी है और उसके साथ विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों हमने देखा था ये E है और ये है डिस्टेंस R, ये R, और यहाँ मैं मान लेता हूँ R इक्वल टू R। तो जो पृष्ठ पर था उस पे कितना मान आया था, पृष्ठ पे आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ऐसे ही E आउट में क्या आया था, E आउट में जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है E समानुपाती 1/r स्क्वायर। ऐसे ही E इनमें 0 होता है ये, लेकिन E इन, लेकिन R इज लेस देन और ये इधर R इज ग्रेटर देन। तो R का मान
इससे कम होगा तो भी ये ई समानुपाती होता है 1/r² के। यानी कि जैसे जैसे इसका मान घटता जाता है, इसका मान बढ़ता जाता है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी घटती जाती है। तो ये हम ग्राफ शो कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ क्या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अगर हमें दिया हुआ हो कि समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या फिर अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, या फिर किसी पतले अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है। कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है। दोस्तों जब चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, लेकिन जब किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है तो जहां आवेश दिया जाता है वो वहीं पे रहता है, वो फैलता नहीं है। यानी कि जो अचालक गोला होता है उसमें आवेश अंदर होता है, यानी कि प्लस 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 ये अंदर होगा। अब मैं मान लेता हूँ कि इसके जो फर्स्ट हमारा केस है उससे पहले ये मान लेता हूँ कि अचालक गोला जिसकी त्रिज्या r है उस पर q आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब q आवेश एक समान रूप से वितरित है यानी कि जो अचालक गोला होगा उसमें आवेश का वितरण उसके आयतन पे होगा, यानी कि आयतन आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा मेरे को। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होता है Q अपॉन में V, और V क्या हो जाएगा इस अचालक गोले का आयतन, यानी कि Q इक्वल टू 3/4 पाई R क्यूब, या फिर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब और ये अपॉन में Q। तो दोस्तों ये हो जाता है 4/3 पाई R क्यूब। ऐसे ही हम आगे इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट केस है कि जब बिंदु P इस अचालक गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, यानी कि R इज ग्रेटर देन R। तो दोस्तों इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मैं एक बिंदु मान लेता हूँ P। ये मेरे पास एक बिंदु है P और इसकी डिस्टेंस है स्मॉल r, और इस पर इससे मैं एक गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूँ। और इस पर स्थित है बिंदु P और इसी पे स्थित है हमारा अल्पांश ds वेक्टर। तो दोस्तों इस बिंदु पर हम निकालेंगे फ्लक्स और फिर इससे हम गणना करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो दोस्तों यहाँ विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ फाई बराबर इंटीग्रल ई वेक्टर इंटू डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि गाउस का नियम लगा रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो जाता है यहाँ से कि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर
चूँकि ई वेक्टर और डी एस वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि एक ही दिशा में हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यानी cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ, इस मान को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि रो बराबर क्यू अपॉन में 3/4 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास E, और ये इसके परपेंडिकुलर समांतर है, तो ये थीटा का मान 0 और cos 0 यानी कि EDS, ये मेरे पास आ जाता है EDS इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों ये EDS का समाकलन, अब चूँकि जो E का मान प्रत्येक बिंदु पे समान है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E इंटीग्रल ds, यानी कि E का मान प्रत्येक बिंदु पर क्या है, एक समान है। तो दोस्तों ये ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा मेरे जो गाउसीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, यानी कि ये आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, जो गाउसीय पृष्ठ है मेरा ये बाहर वाला है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर। तो E का मान यहाँ से आ जाता है E बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र में जो Q मान है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मेरे पास ये है, यहाँ से मान लिख सकता हूँ और मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ, चलो आगे लिख लूँगा मैं इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि E बराबर Q का मान यहाँ से आ जाता है मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। Q का मान यहाँ से आ जाता है रो इंटू 3/4 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों ये पाई से मेरे पास पाई कैंसिल हो जाता है और सॉरी ये हो जाएगा 4/3, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर मेरे पास आ जाता है रो आर क्यूब और 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो सदिश लगा लेता हूँ मैं आर क्यूब। तो दोस्तों ये मान आ जाता है मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किस पर, बाहरी बिंदु P पर, यानी कि E आउट। मैं इसको लिख लेता हूँ, E आउट आ जाता है मेरे पास रो आर क्यूब अपॉन में आर। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, अब मैं यह मान लेता हूँ नेक्स्ट बिंदु P गोले पर स्थित हो। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, हम E आउट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं कि E आउट क्या था मेरे पास, E आउट था E आउट इक्वल टू रो अपॉन में 3E0 और R इंटू
आर क्या दोस्तों, ये आया था मेरा ई बाहर के लिए। अब मेरे को ई सतह पे निकालने के लिए, यानी कि जो मेरा सेकंड केस हो जाता है, जब बिंदु पी गोले की, यानी कि जो एचालक गोला है, गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि r इक्वल टू हो जाता है r के, तो मैं स्मॉल r त्रिज्या का एक ये गाउसीय पृष्ठ मान लेता हूँ जो इसी पे स्थित होगा। तो यहाँ मेरा बिंदु होगा P और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और ds वेक्टर भी यहाँ होंगे। तो मेरे को इसके लिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तो r इक्वल टू होगा r। तो मैं इसमें ये मान रख के, इसमें ये मेरे पास r³ अपॉन में r² भी आया था, यानी कि मैं इसमें r इक्वल टू r रख के मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाता है, ई सरफेस इक्वल टू रो अपॉन में 3 इप्सिलॉन नॉट r³ अपॉन में r इक्वल टू r रखूँगा तो ये r² इंटू r कैप। तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है ई सरफेस के लिए रो अपॉन में 3 इप्सिलॉन नॉट और ये r इंटू r कैप। यानी कि दोस्तों जो कुचालक गोला होता है, या फिर मैं अचालक गोला बोलूँ, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर उपस्थित हो। तो दोस्तों ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कुचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है मेरे पास बिंदु P और तो हम क्या करते हैं, स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं और इस पर है बिंदु P और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E और ds एक ही दिशा में है। ये हमारा बिंदु है P। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, हम जानते हैं कि जो संपूर्ण गोला था उससे जो परिबद्ध आवेश था वो था, संपूर्ण गोले से जो परिबद्ध आवेश था वो था Q, और ये जो अंदर भीतर का गोला है, भीतरी गोले से परिबद्ध आवेश हो जाएगा Q डैश। तो ये जो बाहरी पृष्ठ है उससे परिबद्ध आवेश Q और भीतरी गोला है उससे परिबद्ध आवेश Q डैश। तो जो इसके मध्य परिबद्ध आवेश है वो हम Q माइनस Q डैश निकाल के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इसमें। मैं मान लेता हूँ जो भीतरी गोला है उससे परिबद्ध आवेश क्या है, Q डैश। तो Q डैश बराबर हो जाएगा दोस्तों, Q बराबर क्या होता है, रो इंटू जो अंदर का गोला है इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो ये Q डैश का मान हो जाता है मेरे पास। अब मैं निकाल लेता हूँ जो भीतरी गोला है उसके अंदर विद्युत फ्लक्स, यानी जब
बिंदु P गोले के अंदर तो दोस्तों मैं इसको जो रो है इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो रो हमने स्टार्टिंग में निकाला था उस मान से मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कि रो था मेरे पास 4/3 क्यू डैश बराबर क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, तो मेरे पास ये आ जाता है क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। दोस्तों इस मान को मैं आगे काम में लूँगा तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि क्यू डैश बराबर आ जाता है क्यू आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। अब मैं इसमें लगा देता हूँ गाउस का नियम, यानी कि गाउस के नियम से फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, चूँकि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और डी एस वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0, यानी कि ये आ जाता है मेरे पास ई डी एस। और चूँकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई एक समान है इसलिए मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर ई इंटीग्रल डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों कि जो डी एस होता है गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो गाउसीय पृष्ठ मेरे पास है ये, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी एस 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं यहाँ से दोस्तों इसमें जो परिबद्ध आवेश है अंदर क्यू डैश है तो ये भी क्यू डैश होगा, ये भी क्यू डैश होगा। तो मैं यहाँ से क्यू डैश का मान यहाँ से रख लेता हूँ E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश का मान आ जाता है क्यू आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर को अपॉन में ले सकता हूँ और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इधर आर बच जाता है। नेक्स्ट इसको मैं लिख दूंगा E इक्वल टू क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर क्यूब। तो दोस्तों अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो सदिश रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ E वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये आर कैप का एकांक सदिश। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आर कैप इक्वल टू होता है आर वेक्टर अपॉन में आर का मोड, यानी कि आर कैप और आर के गुणा को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर के बराबर, यानी आर वेक्टर और आर के गुणा को मैं लिख सकता हूँ आर के बराबर में, यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं ई वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू आर, केवल आर वेक्टर और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। तो दोस्तों ये आ जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इन, यानी कि अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर अपॉन में आर
क्यूब। तो दोस्तों हमने 3 केस देखे इसमें कि जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। तो इनके लिए हम कुछ नोट लिख लेते हैं कि नोट कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी r के समानुपाती होती है, ही n समानुपाती r। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी r के समानुपाती है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो r केंद्र पर r का मान होता है 0, केंद्र पर r इक्वल टू 0, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कहाँ होगी, यानी कि गोले के अंदर ई इन समानुपाती r के रहेगा। इसके अलावा कि गोले के सतह पर जो गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। तो दोस्तों गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। और गोले के बाहर क्या होता है, गोले के बाहर हमने निकाला था ई आउट आया था हमारे पास, ई आउट समानुपाती होता है 1/r² के। तो दोस्तों इनके लिए हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। तो देखते हैं इनके लिए क्या ग्राफ आता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी में, और यहाँ होगा r इक्वल टू r, यहाँ r इज़ ग्रेटर देन r एंड r इज़ लेस देन r। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अंदर क्या थी, जो r के क्या थी, समानुपाती, यानी समानुपाती का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ई इन समानुपाती r के। और बाहर थी, बाहर ई आउट, ये थी ई आउट 1/r² के। तो दोस्तों ये था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ। तो दोस्तों आज हमने देखा ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।